हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। ये इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं पीपीटी के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से सारे नोट्स मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को बहुत ही बारीकी से ढंग से क्लियर किया हुआ है ना। इस वीडियो में आपको कोई टफ टॉपिक मिलेगा कि याद ना हो मुझे, मतलब हर हर वर्ड बहुत ही आसान आसान है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इस वीडियो का मतलब इस टॉपिक का एक सेकंड पार्ट भी आएगा। एक पार्ट में मैं आपको सारे टॉपिक्स को समझाऊंगा और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आप सभी को प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और दूसरी वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें पहला पार्ट होगा और एक और पार्ट इसका आएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। पहला टॉपिक क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1 है। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी हमारा देश चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मन में अपने देश के लिए प्रेम भरा हुआ है, तो वो उसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति गहरा प्रेम, एकता और गर्व महसूस करते हैं। यानी देश चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास अपने देश के लिए गहरा प्रेम है। हमारे देश में हम मतलब सभी भाई बहन से एकता बना हुआ है ना। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई मतलब नहीं है। और जिस देश से हमें गर्व महसूस हो उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। यानी इसका शॉर्ट में यदि आपको लिखना है तो अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता, अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को राष्ट्रीयता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं। एग्जाम में आप ये चीज लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति गहरा प्रेम, स्नेह, एकता या गर्व महसूस करें, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, अगला चीज देखिए कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, यानी पहले के जो लोग होते थे वे मतलब ये कहिए राजतंत्र में जीते थे। राजतंत्र मतलब राजा का शासन। यानी लोग क्या हुआ करते थे, राजा का गुलाम हुआ करता था। राजा जो बोलता था वही काम हम लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना आना शुरू हुआ था। ऐसे ऐसे नेता आए थे जिन्होंने लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना लाया था कि राष्ट्र को आजादी दिलाओ और इन राजाओं से मुक्ति दिलाओ, तभी हर कोई क्या कर सकता है, राज कर सकता है। तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई है। किस प्रकार से हुई है तो इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुआ। मतलब एक क्रांति हुआ था वहां पे, एक क्रांति हुआ। कब हुआ था तो 1789 ईस्वी में, और वहीं से शुरू हुआ था राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, इस क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इस क्रांति के यानी 1789 क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना।
और कौन थे? रोबस्पियर थे, रोबस्पियर। तो देखिए हुआ क्या था, बेसिकली होता क्या था कि फ्रांस में राजा लुईस 16वां का सत्ता था। ठीक है, फ्रांस में किसका सत्ता था? तो लुईस 16वां का सत्ता था, है ना। उसी को हटाकर लोगों ने क्या किया था? लोकतंत्र लाया। हुआ क्या था कि लुईस 16वां जो था क्रूर शासक था, लोगों के प्रति उसके मन में बहुत ही ज्यादा निर्दयता था। तो इन चीजों से लोग क्या हुए थे? वहां त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? अपने मन में ऐसी भावना लाया कि अब लुईस 16वां को हटा दिया जाना चाहिए, और लोगों ने ऐसा किया भी था, है ना। तो लोगों को उनके लुईस 16वां को हटाकर क्या कर दिया था? लोकतंत्र ले आया था, यानी लोगों का शासन। ठीक है, अब क्या हुआ कि नया झंडा पेश कर दिया गया, नया राष्ट्रगान आ गया, है ना, और फ्रांसीसी नागरिकों की पहचान बनी। पहले राजा के आधार पर हम सभी का पहचान हुआ करता था, अब लोगों का पहचान अपने देश के नाम पर हो गया। जैसे हम भारत के हैं तो हम भारतीय हैं, तो उसी तरह से फ्रांस के लोगों की पहचान अब क्या होने लगा? फ्रांसीसी। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संदेश फैला और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता की भावना फैली। लोगों के मन में लगने लगा कि यदि लोग चाहें तो राजा को तुरंत उखाड़ के फेंक सकता है। तो इसी तरह से धीरे 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 अनेकों ऐसे राष्ट्र हैं जो धीरे धीरे अपने राजाओं को हटा हटा करके वहां पे लोकतंत्र स्थापित किया है। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके मुख्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट और रोबेस्पियर थे। इसमें हुआ क्या था कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, उन्हें उठा के भगा दिया गया, उठा के फेंक दिया गया, और वहां पे लोकतंत्र स्थापित किया गया, नया झंडा आया, नया राष्ट्रगान आया, और लोगों ने अपनी नागरिकता बताई कि अब हम सभी क्या हो गए? फ्रांसीसी हो गए। और पूरी दुनिया में संदेश फैला कि ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए, दूसरा क्या है? राष्ट्रीयता की जो दूसरा भावना है, कौन लाया? तो जर्मनी का एकीकरण, जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था, है ना। जर्मनी का इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क थे। बिस्मार्क के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बिस्मार्क के नाम से। ये कौन थे? तो पर्शिया का चांसलर थे ये। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे? पर्शिया का चांसलर। जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है। यूं कहे कि 300 राज्यों में, छोटे छोटे 300 से भी ज्यादा राज्यों में ये क्या था? विभक्त था, छोटा छोटा राज्यों में विभक्त था। और जब आप टूट के रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो आपको कोई भी हरा के चला जाएगा। तो आपको किसी से यदि जीतना हो तो आप सभी को पहले एक होना पड़ेगा। तो इसी चीज के लिए बिस्मार्क ने क्या किया? लोगों को एकजुट किया, और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे सभी को एक बनाया। यदि तुम लोगों को कहीं जीतना हो, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त करना हो, तो तुम सभी को एक होना पड़ेगा। और इसके लिए बिस्मार्क ने बखूबी भूमिका भी निभाया था। बिस्मार्क ने 3 युद्ध करके सभी राज्यों को एकजुट किया। 3 युद्ध किया था। कौन कौन सा युद्ध किया था? तो पहला युद्ध 1864 में किया था। कहां? तो डेनमार्क के खिलाफ किया था। दूसरा जो युद्ध था 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया था। और तीसरा युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध किया था। 3 युद्ध किया था, है ना। तीनों को याद रखना है आप सभी को। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना, और अब क्या हुआ था? मतलब इस तीनों युद्ध में ये जीत गया था, और जीतने के बाद जर्मनी जितना भी टूटा टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, सभी को क्या कर दिया? एक बना दिया गया। अब देखिए, राजा विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट बनाया गया। जब पूरे जर्मनी एक हो गया था तो विल्हेम सम्राट को क्या बनाया गया? विल्हेम प्रथम को क्या बना दिया गया? वहां का सम्राट बना दिया गया। तो याद रहे कि जर्मनी जो था कई छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त था। तो ये जो बिस्मार्क आए थे, ओटो वन बिस्मार्क जो आए थे, ये पर्शिया के चांसलर थे। इन्होंने लोगों को जागरूक किया और अपने अपने जीवन में 3 बड़े बड़े युद्ध किए थे, और तीनों युद्ध में उन्हें जीत मिली थी। और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में। ये पूछता है एग्जाम में, 1871 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और राजा विल्हेम प्रथम को क्या बना दिया गया? वहां का सम्राट। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए, इटली का एकीकरण। पहला था फ्रांस की क्रांति, जिससे लोगों के मन में राष्ट्रीयता आया। दूसरा जर्मनी का एकीकरण, तीसरा इटली का एकीकरण। अब देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1861 से लेकर 70 के बीच में हुआ था। देखिए, इटली का एकीकरण भी पूछा जाए तो 71 में हो गया था। ठीक है, 1871 ईस्वी में। देखिए, नेता कौन थे? तो मेजनी थे। इसके नेता कौन थे? मेजनी थे। इन्होंने युवा इटली नामक एक संस्था बनाई। युवा इटली नामक एक संस्था बनाई। और इसके एक और नेता कौन थे? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या थे? सैनिक थे, नेता थे। और इन्होंने क्या किया था? दक्षिण इटली को भी जीता था। देखिए, सबसे पहले आपको एकीकरण होना जरूरी है। यदि आप किसी से जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले एकीकरण का होना काफी जरूरी है। यदि एकीकरण नहीं है, एकता नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते।
अब देखिए 1861 में इटली एकजुट हुआ और रोम इसकी राजधानी बना दिया। 61 में क्या हुआ, एकजुट हुआ, मतलब एक पूरी तरह से अभी एकीकरण नहीं हुआ था, सब एकजुट हुआ, रोम को बोला कि राजधानी बना के रखते हैं। तो ये था तीसरा, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना लाने वाला तीसरा घटना कौन था, इटली का एकीकरण। पहला फ्रांस की क्रांति, दूसरा जर्मनी का एकीकरण, तीसरा इटली की एकीकरण। चौथा देखिए राष्ट्र की कल्पना। चौथा क्या था, राष्ट्र की कल्पना। पहले आप अपने राष्ट्र के लिए कल्पना कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि काश हमारा राष्ट्र इतना अच्छा होता और हम आजादी से वहां रहते, जीते। तो आप कल्पना कीजिएगा, तभी किसी चीज को पाइएगा कि आज यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो कल मेरे पास ऐसा चीज होगा जिससे मेरे पूरा परिवार खुश रहेगा, सुख रहेगा, है ना। तभी ना आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो उसी तरह से कल्पना आया, तब ये सब काम होना शुरू हुआ। तो क्या कल्पना आया, तो देखिए फ्रांस में मेरियन और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया। फ्रांस में किसको, तो मेरियन को, और जर्मनी में जर्मेनियन को, जर्मेनिया को क्या बनाया गया था, वहां का राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया था। होता क्या था, देखिए ये महिला मूर्तियां राष्ट्र की भावना को दर्शाती है। एक महिला की मूर्ति अभी हम आपको दिखाएंगे। एक महिला की मूर्ति है, वो अपने हाथ में, एक हाथ में किताब रखे हैं, है ना, स्वतंत्रता की किताब, दूसरे में मशाल, स्वतंत्रता की मशाल रखी है। अब आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हुआ था, पिक्चर दिखाते हुए। हुआ क्या है कि एक थे फ्रेडरिक सोरियो नामक एक बहुत बड़े फ्रांस के कलाकार थे, जिन्होंने कल्पना किया था कि काश ऐसा होता, है ना, काश ऐसा होता है, इस तरह से कल्पना किया था। क्या कल्पना किया था, तो पिक्चर को देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पिक्चर को देखिएगा, इस पिक्चर को देखिए, फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना आदर्श पिक्चर है ये। इस पिक्चर में काफी चीजें बताई गई है, इस पिक्चर में काफी चीजें बताई गई। तो देखिए फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना आदर्श कब किए थे, तो 1848 ईस्वी में इमेजिन किए थे कि काश ऐसा होता। तो क्या क्या इमेजिन किए थे, तो सबसे पहले देखिए एक महिला की प्रतिमा बनाया उन्होंने, एक महिला की प्रतिमा बनाया, और उनके एक हाथ में मशाल, एक हाथ में क्या दे दिया था, मशाल दे दिया था, और दूसरे हाथ में स्वतंत्रता की पुस्तक। एक हाथ में मशाल रखी हुई है, दूसरे हाथ में स्वतंत्रता की पुस्तक रखी है, यूं कहिए संविधान रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बताया गया देखिए, इसमें सूर्यो ने क्या क्या बताया है। इसमें क्या बताया है कि एक महिला का प्रतिमा बनाया गया, और उस प्रतिमा के आसपास देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, और सभी लोगों के हाथ में अपने अपने देश का झंडा है। सभी लोगों के हाथ में अपने अपने देश का झंडा है। सभी लोग क्या करें, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है, और कुछ लोग इधर निकल भी चुके हैं, कुछ लोग निकल भी चुके हैं। बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि फ्रांस ने युद्ध किया, फ्रांस में क्रांति आई, तो ये लोग आजाद हो गए। जर्मनी में लोग एक हुए तो एकीकरण हो गया, इटली में लोग हुए एक तो एकीकरण हो गया। उसी तरह से दुनिया के जितने भी देश हैं, यदि आप सभी में एकता आती है तो आप सभी भी एक दिन आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना। तो इसमें और क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि नीचे देखिए कुछ बिखरे हुए टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े हैं। इसमें यह बताया गया कि अब जो है राजाओं का विनाश करना है, राजाओं को क्या करना है, अब हटाना है, राजतंत्र को खत्म करना है। यानी राजाओं के महलों का जो अवशेष बचा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा, वो सारा चीज नीचे दिया गया है। और देखिए इन्होंने ये भी बताया, फ्रेडरिक सोरियो ने ये भी बताया कि इन सभी चीजों के लिए हमारे साथ ईश्वर भी है। यानी यदि हम अपने मन में ठान ले कोई चीज, तो ईश्वर भी हमारे साथ देते हैं, कहीं ना कहीं देते हैं। हर चीज ईश्वर नहीं दे सकते, लेकिन देते हैं। तो लोगों ने एकता बनाई, राजा का महल ध्वस्त हो गया। ठीक है, लोगों ने एकता बनाई, ऊपर से ईसा मसीह, है ना, ईसा मसीह या फिर जितने भी ईश्वर का अवतार है, सभी लोग ऊपर से इन सभी चीजों को देख रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये तुम लोग आगे बढ़ो, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी, जरूर तुम लोग स्वतंत्र हो जाओगे। अब इस पिक्चर का जो डिटेल से लिखा गया है, इस पिक्चर के बारे में क्या बताया गया है, सब हम आपको इस पीपीटी में लिख के लाए हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे देखे थे, एक महिला थी, एक लोगों का समूह था, एक ऊपर ईसा मसीह और नीचे अवशेष, 4, है ना। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, सपनों का एक संसार कल्पना किया था। ठीक है, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उनका सब जो है गणतंत्र से मिलकर बना हुआ था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप
और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सबसे पहले किसका लोग दिखाया गया? तो अमेरिका के लोग। ठीक है, अमेरिका के लोग, क्योंकि उन्हें शायद पहले क्रांति मिल गई तो पहले उनको दिखाया गया कि देखो ये लोग निकल चुके हैं आगे, अब तुम लोग भी ऐसा करो तो तुम लोग भी आगे निकल जाओगे, तुम्हारे देश में भी राजतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। आगे देखिए, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, है ना। बड़े छोटे, गोरे काले, सब तरह के लोग उस पंक्ति में लगे हुए हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का प्रार्थना करते हुए उस प्रतिमा के तरफ से गुजर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिमा का स्वरूप देते हैं, जैसे हम लोग ने अभी पढ़े थे। किसको? तो महिला की प्रतिमा का स्वरूप देते हैं, इसलिए महिला का ही प्रतिमा उन्होंने बनाया था। यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल, उनके हाथ में ज्ञानोदय की, मतलब लोगों के अंदर अब ज्ञान का उदय हो चुका है, उसका मशाल पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र मिला हुआ। एक हाथ में पुस्तक है, घोषणा पत्र, और दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञानोदय का मशाल है। ठीक है, अब देखिए, जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए, जैसा हमने बताया कि अब क्या हुआ कि राजा का जितना भी महलों का अवशेष है, राजा का, सभी को क्या किया गया है? नीचे बिखरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए, सोरियो की कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए, जैसा कि आपको बताया था कि पहले फ्रांस है, उसके बाद इटली है, जर्मनी है, और भी जो भी देश है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, सभी देश के लोग उस लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र बन चुका था। सबसे पहला स्विट्जरलैंड, अमेरिका सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि ये लोग अब क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं, और ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारे भी देश में क्या हो जाएंगे? स्वतंत्रता आ जाए। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस जो प्रतिमा के जस्ट नीचे लिया हुआ था, उससे पता कर सकते हैं फ्रांस अभी भी थोड़ा सा पीछे है स्वतंत्रता में। ठीक है, आगे उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने छवि निर्मित की, जर्मन के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी फ्रेडरिक सोरियो ने जब तक बनाया था तब तक जर्मन जो है एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना हुआ था, क्योंकि हम सभी को पता है 1861 से शुरू ही हुआ था जर्मनी का कहानी। अब देखिए, और ये 1848 में ही बना था। अब झंडा वे थामे हुए हैं। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी लोग रियासतों का एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह रहे थे। अभी चाह ही रहे थे कि शायद हमारा भी देश क्या हो जाए? एक हो जाए, हम लोग भी आजाद हो जाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया और सिसिलियों की राजधानी राजशाही लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी सब है। ठीक है, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए, है ना। ईसा मसीह है, फरिश्ते हैं, संत हैं, सभी लोग नजर जमाए कि तुम लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, तुम लोग आगे बढ़ो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। आगे देखो, चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, प्रतीक के रूप में किया है। तो आई होप कि इस जो पिक्चर था, उस पिक्चर का क्या अर्थ होता है, इस पीपीटी में आपको ढंग से देखने को मिला है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते देखिए, अगला जो पॉइंट है, बाल्कन संकट और युद्ध की भूमिका। तो बाल्कन क्षेत्र जो है, ईस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं, में बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे देश थे, जैसे सर्बिया था, युगो क्या है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, ये सब छोटा छोटा देश था। सब अपनी अपनी आजादी चाहते थे, सब देश चाहता था कि हम लोग आजाद रहें, अच्छे से रहें। ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की भी वहां अपना अपना दबदबा चाहते थे। यही टकराव प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। वहीं से लोग टकराना शुरू कर दिए थे, है ना। वहीं से प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। धीरे धीरे आग सुलगते गया। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, ये सब चीज बता देते हैं आपको। कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, कहाँ से हैं, क्या योगदान दिए हैं, ये सब चीज देख लेना। तो देखिए, सबसे पहला नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहला नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। क्या योगदान दिए थे? तो यूरोप में फ्रांसीसी कानून और समानता फैलाया इन्होंने। ठीक है, पहला यही आदमी थे जिनके वजह से बहुत ज्यादा राष्ट्रीयता फैला था।
दूसरा था बिस्मार्क, कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। क्या किया था? तो जर्मनी के एकीकरण किया था, है ना। तीसरा देखिए, तीसरा है मेजनी, कहाँ के थे? इटली के थे। क्या किए थे? तो राष्ट्रवाद का प्रचारक थे, युवा इटली की संस्था बनाई थी इन्होंने। अगला देखिए, अगला गेरिबाल्डी, कहाँ के थे? इटली के। क्या किए थे? तो दक्षिणी इटली को आजाद कराया था इन्होंने। काउंट काबूर कहाँ के थे? इटली के थे। इन्होंने क्या किया था? एकीकरण की योजना बनाने वाला था ये, इन्होंने ही इटली के एकीकरण का योजना बनाया था, काबूर ने। एक सेकंड, इसमें और लोग